जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्टैटिक जीके को टारगेट बैच में। और आज हम उस अपने टारगेट को, स्टैटिक जीके के बैच के टारगेट को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, आज ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम फिनिश कर लेंगे। और एक तो आपका जो लास्ट टॉपिक था अवार्ड, वो बचा हुआ था, है ना। क्योंकि अवार्ड में हमने आपको गाइड किया था, आपको याद हो अवार्ड क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो अवार्ड की शुरुआत कब हुई, ठीक है, और किस फील्ड में वो अवार्ड दिया जाता है, और उसका कुछ भी आपका ऐसा इंफॉर्मेशन है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम बता देंगे आपको कि क्या महत्वपूर्ण है। ओके। नवीन सर की शिष्या सुजेता कुमारी, पवन, प्रियंका पाल, आस्था ठाकुर, उत्तम कुमार, रानी कुमारी, युवराज फौजदार, सुनील रॉय, मोहम्मद फारूक, पूनम देवी, साधना तिवारी, सारे लोगों का बहुत सारा थैंक यू है। तो आज की क्लास में आप फोकस करेंगे और इसके बाद में मिसलेनियस, जिसके लिए हमने आपसे कहा था कि इस टॉपिक पर आप नज़र डालेंगे, लेकिन हमने साथ में आपसे ये भी कहा बाद में इस टॉपिक के लिए हम आपको गाइड करेंगे कि एक बार बता देंगे हम आपको क्या क्या चीज़ें इसमें आपको किस तरह तरह चीज़ों को पढ़ना है। ओके। और साथ ही हमारा जो कल होगा, आने वाला कल कल हम हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो एक नए उत्साह के साथ में चीयर अप करिए कि हम हिस्ट्री को कल से शुरू करेंगे। तो कल हम आपको गाइड कर देंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। ठीक है, टारगेट में हम उसको 20 से 22 क्लासेस में कैसे हिस्ट्री को कौन कौन सी चीज़ों को आपको मार्कअप करके रखना है, और आपको पीडीएफ हम पहले ही दिलवा देंगे उसका। ओके, ठीक है। तो कंटिन्यू करें आज की क्लास को। थानेश्वरी यदु एक बार बोलेंगे सारे साथी की भैया कंटिन्यू करिए। तो पद्मश्री हैं ये साथी, मुख्य प्राप्तकर्ता जिनको मिले पद्मश्री, ये हमने आपसे कहा था, इनको आप देखेंगे एक बार। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका वीरता पुरस्कार से। वीरता पुरस्कार देखिए, अब तक हमने आपको बताया कि भारत में जो सिविलियन अवार्ड हैं वो 4 दिए जाते हैं। एक तो भारत रत्न है सबसे बड़ा, ठीक है। भारत रत्न बता देंगे, किसी का भी पूछूंगा जरा बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न किस ईयर में मिला था। इसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री 4 कैटेगरी थी। लेकिन क्या ये वीरता के लिए दिए जाते हैं, आपको होगा नहीं। तो जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, वीरता पुरस्कार बोले तो जितने भी हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। अब गैलेंट्री यानी कि साहस तो व्यक्ति कभी भी दिखा सकता है। तो साहस 2 जगह पे दिखता है, एक तो शांति काल में और एक युद्ध काल में। कब कब दिखता है, एक तो भाई वॉर टाइम हो, 2 देशों का युद्ध चल रहा हो, हमारे देश की सेनाएं किसी से लड़ रही हो। एक होता है शांति काल, यानी सब कुछ ठीक है, 2 देशों के बीच का युद्ध नहीं है। आतंकवाद जैसी कोई घटना हो गई, कहीं पर आतंकवादी आ गए, प्लेन हाईजैक हो गया, तो उसको बोलते हैं शांति काल। क्योंकि उस टाइम पे दो देश युद्ध नहीं लड़ रहे होते हैं। समझ पाए दोनों चीज़ों का अंतर। 1997 में मिला। बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया, देव प्रकाश जी सबसे पहले आंसर देने वाले थे। वेरी गुड। तो भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है, वीरता पुरस्कार। और इसमें क्या है आपका, बाकी यहाँ इन तीनों फोर्सेस से समझ लेना, इसमें बाकी फोर्सेस भी हैं। ठीक है, ओके। तो परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो वीरता के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो आप कहेंगे परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। किस टाइम पर, वॉर। तो मुझे बताओ ये युद्ध काल का है या आपका शांति काल का, तो आप कहेंगे युद्ध के दौरान। तो सबसे बड़ा परमवीर हो गया। फोटो देखिए, इमेज इसका ध्यान से इमेज देखिए, क्या आपको इसमें दिख रहा है कि भाई एक ही कलर है, एक ही कलर है। हाँ जी भैया। स्थापना इसकी हुई 26 जनवरी 1950 को, जब भारत गणतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले इसको विक्टोरिया क्रॉस के बराबर माना जाता था, यानी कि जो ब्रिटेन का विक्टोरिया क्रॉस है। ठीक है। सबसे पहले यह अवार्ड मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले करमवीर सिंह हैं। करमवीर सिंह जिसको हम बॉक्स बनाते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। अब तक 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है। कितने व्यक्तियों को मिला है परमवीर चक्र, 21 व्यक्तियों को, जिसमें से 14 मरणोपरांत है, यानी कि पोस्ट्यूमसली उनके फैमिली मेंबर्स को दिया गया। 1999 कारगिल वॉर में परमवीर चक्र 4 लोगों को मिला। कौन कौन 4 थे ये देखिए एक बार। ये रिसेंट के हैं चारों, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4 कौन कौन से हैं आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको। तो 4 हो गए, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव,
ठीक है, जिनको बहुत सारी गोलियां लगी थी लेकिन तब भी वो जीवित रहे। राइफलमैन संजय कुमार दूसरा फोटो है, मनोज कुमार पांडे थर्ड पर हैं, और विक्रम बत्रा, इनके नाम पर तो मूवी भी बनी थी। एक बताओ उस मूवी का क्या नाम था, उस मूवी का क्या नाम था बताइए एक बार। सुरेश भाई आपको आंसर करना है। तो कुल मिला के 21 लोगों को मिला है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र क्या है साथी, वॉर टाइम पर दिया जाता है और सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके। महावीर चक्र यह है वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसकी पट्टी देखिए एक बार, इसका रिबन देखिए कितने कलर का है। तो जो दूसरे नंबर पे आएगा उसमें 2 कलर का रिबन होगा। तो महावीर चक्र दूसरा है, आपको नहीं याद रखना है कि सबसे पहले किसको मिला। वीर चक्र भी तभी स्थापित हुआ, ये तीसरे नंबर का अवार्ड है। ठीक है, तीसरे नंबर का अवार्ड है। और चौथे नंबर पे दिया जाता है वीएसएम, विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये सभी जो हैं साथी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो हमको याद क्या रखना है, जैसे सिविलियन अवार्ड हमने याद रखे कौन कौन से, भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्म श्री। और यहीं पर साथी गैलेंट्री अवार्ड्स में बात करें तो पीवीसी अर्थात परमवीर चक्र, एमवीसी अर्थात महावीर चक्र, और फिर वीसी होता है आपका वीर चक्र, और चौथा होता है विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल वीएसएम। क्या बोलेंगे, विशिष्ट सेवा मेडल वीएसएम होता है। तो कितने हुए कुल मिलाकर के बताओ एक बार, कुल मिलाकर के ये भी 4, ये भी 4। तो ये सारे किस टाइम के थे, ये तो सिविलियन अवार्ड है, और ये सारे हैं वॉर टाइम के, यानी कि युद्ध के समय इनकी कैटेगरी आपको याद रखनी है, उतरता हुआ क्रम, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यानी कि आपका अवार्ड विच आर गिविंग एट द टाइम ऑफ पीस पीरियड। पीस पीरियड का मतलब क्या है कि जब शांति काल, दो देशों के बीच में युद्ध ना मिला हो, युद्ध की स्थिति ना हो। तो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, यानी ये महत्वपूर्ण बात हो गई। स्थापना 1952 में। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी नीरजा भनोट, इनके नाम पर भी एक मूवी बनी है, जैसे आपने अभी आंसर किया था कि भैया शेरशाह मूवी बनी है आपका, किसके कैरेक्टर पर है वो, आपका विक्रम बत्रा जी के कैरेक्टर पर है, जिनको परमवीर चक्र मिला। ऐसे ही एक मूवी यहाँ बनी थी आपका नीरजा, तो इनकी बेटी देखिए बहुत सुंदर थी ये भी। तो जब उसमें आपका नीरजा मूवी में जो हीरोइन है उनका नाम है सोनम कपूर, तो सोनम कपूर से उनकी माँ ने कहा था कि आप जो है मेरी बेटी से सुंदर नहीं है ना। फिल्म तो ठीक है। तो अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र 1 होता था, और ये चेंज कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सिर्फ अशोक चक्र कर दिया गया। क्यों भैया, क्योंकि दरअसल में पहले जब दिए जाते थे ना शांति काल के, तो दिए जाते अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, लेकिन इनके नाम बदल दिए गए 1967 में तीनों के। क्या क्या कर दिए गए, पहले को अशोक चक्र बोल दिया गया। अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा, बछित्तर सिंह, सुहास विश्वास नहीं याद रखने। दूसरे नंबर का अवार्ड कौन सा है आपका, तो आप कहोगे भैया कीर्ति चक्र। पहले इसका नाम क्या होता था, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 2 को क्या बोल दिया गया, कीर्ति चक्र। बहुत अच्छी बात है करण प्रबिया, ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र किया गया। शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है शांति काल के दौरान। तो पहला कौन सा हो गया, तो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है अशोक चक्र। तो इसमें देखिए लाइन कितनी है, लाइन देखिए इसमें 2 लाइन है, और पिछले में देखिए इसमें कितनी लाइन थी, अशोक चक्र के रिबन में देखिए 1 लाइन है। तो पहला, दूसरे में 2 लाइन, और तीसरे में कितनी लाइन हो गई, लाइन देखो 3 लाइन हो गई। शौर्य चक्र 1967 से इसका नाम बदल के शौर्य चक्र किया गया, पहले इसको अशोक चक्र 3 बोलते थे। स्थापना तीनों की ही 1952 में हुई है, और जीवन रक्षा पदक ये चौथा पदक हो गया। तो यानी कि सबसे पहला हो गया अशोक, इसमें भी 4 हैं शांति काल में। अशोक के बाद में दूसरा कौन सा हो गया आपका, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। तीसरा कौन सा हो गया, शौर्य चक्र हो गया, शौर्य चक्र। और चौथा हो गया जीवन रक्षा पदक, क्या हो गया, जीवन रक्षा पदक हो गया, चौथा हो गया जीवन रक्षा पदक। तो कुल मिला के कितने हो गए साथी आपका, इसमें भी 4 हुए, इसमें भी 4 हुए। मेडल से कोई मीनिंग नहीं है रमन, कभी भी उसको आप सर्च आउट कर सकते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड पे आते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड आपका बताइए किस फील्ड में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में।
तो 1961 में स्थापित हुआ और साहित्य के क्षेत्र में किसी भी पुरस्कार की, फिर से रिपीट कर देता हूं, शुरुआत और फील्ड मत भूलना, बाकी कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये दो चीजें मत भूलना, किस क्षेत्र में और कब शुरू हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1965 में। 1965 में प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप थे, मलयालम भाषा के लिए मिला, उनकी पुस्तक थी आड़ा कुजाई। 1968 में हिंदी भाषा को सुमित्रा नंदन पंत को मिला, चिदम्बरा के लिए। प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी रही, लेकिन वो बांग्ला भाषा की थी, उनकी पुस्तक थी प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया। मनीषा पांडे, ये क्या लिखा आपने? सर आपके पढ़ाने से मेरे घर के लड़के का एमटीएस में हो गया। भैया भैया कुछ तो लगते होंगे तुम्हारे, या तुम्हारे घर के लड़के ही हैं। 1982 में प्रथम महिला हिंदी के लिए महादेवी वर्मा रही, उनकी रचना है यामा। क्या बात समझे? पहला पुरुष जी शंकर कुरूप, ठीक है। और आपके पहले ज्ञानपीठ मिला हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत, महिला आशा पूर्णा देवी, लेकिन हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा है। ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये आपको याद रखना, 22 भाषाओं में। तो 22 भाषाएं मुझे बताओ आपका कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में है, संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए फटाफट से। तो आप कहेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है, सॉरी 8वीं, उन्हीं 22 भाषाओं के लिए। लेकिन क्या उस 8th शेड्यूल में आपका राजस्थानी और अंग्रेजी है? तो आप कहेंगे ना तो राजस्थानी है उसमें ना अंग्रेजी है, तो इंग्लिश नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञानपीठ एक बार इंग्लिश को दिया जा चुका है। ये दिया गया था अमिताभ घोष को। बताइए इनकी कौन सी बुक थी? हमने बुक सेक्शन में आपको बताया था, द शैडो लाइन, उसको दिया जा चुका है। 58वां गुलजार और आपका राम भद्राचार्य को मिला। 59वां विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ज्ञानपीठ के करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1991 से। और पहले पुरस्कारकर्ता इसके हरिवंश राय बच्चन, यानी कि जो आपका अमिताभ बच्चन के फादर साहब हैं। रचना है इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश और क्या भूलूं क्या याद करूं को तुमको भी नहीं भूलना है। ओके। 33वां प्रभा वर्मा को मिला। 34वां रिसेंट वाले को याद रखना, अभी जो 2025 में मिला है। तो 2025 में कौन सा मिला है आपका? महोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ठीक है। तो ये मिला है 34वां, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और इसकी बात करें ज्ञानपीठ के बाद में दूसरे नंबर का अवार्ड माना जाता है इसको। स्थापना इसकी जो हुई है वो 1954 में हुई है। यहाँ अंतर देखिए, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता था? 22 भाषाओं में। और अगर हम बात करें साहित्य अकादमी की, तो साहित्य अकादमी किस में दिया जाता है? बच्चों जो भी साथी अभी नए आए हैं क्लासेस में, वो क्लास 1 से करिए प्लीज, पहले क्लास 1 से करिए प्लीज। कुछ साथी अभी भी उन क्वेश्चंस को पूछते हैं जो मैं पीछे बता चुका हूं। भैया जी क्लास 1 से करना प्लीज, जो साथी अभी डाउट में है कुछ, क्लास 1 से, पहली क्लास से करिए। कितनी भाषाओं में दिया जाता है सरस्वती सम्मान? 24 भाषाओं में। और 24 भाषा कौन कौन सी हैं उसमें? तो 22 तो वही होगी जो 8वीं अनुसूची में है, और 2 होगी राजस्थानी और अंग्रेजी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी बुक थी हिम तरंगिणी। 2022 में बद्री नारायण को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को। पुरस्कार राशि इसमें 1 लाख रुपए दी जाती है। ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। ज्ञानपीठ में, वहां पर लिख सकते हो ज्ञानपीठ में आप 11 लाख रुपए। 2023 संजीव को, 2024 गगन गिल और ईस्टर्न खरे को। 2025 में किसको मिला है? पार्वती तिर्की को। फिर उगना, इनकी बुक का नाम है फिर उगना। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा इस स्लाइड में। सिर्फ एक टारगेट है, सिर्फ एक टारगेट, और साथ में अवार्ड मनी। ये तो जनरल बात है, कभी पूछे नहीं जाते हालांकि, लेकिन फिर भी हम नजर रखेंगे उस पर। ज्ञानपीठ का पूछ लिया जाता है। कबीर पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है हिंदी भाषा के लिए। तानसेन पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, कौन सी गवर्नमेंट देती है? एमपी गवर्नमेंट। भारत भारती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कलीमा मणि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाता है, तमिलनाडु सरकार द्वारा। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 से हुई थी, 1957 से। भटनागर ये हमारा शहर है एक, बुलंदशहर में, सिकंदराबाद, वहाँ के वैज्ञानिक थे। बच्चों पढ़िए ध्यान से, अनिल भाई प्लीज रिक्वेस्ट है।
धन्वंतरी पुरस्कार फील्ड याद रखना है। चिकित्सा कब शुरुआत हुई? 1971। बोरलॉग 1973 किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। बीसी रॉय चिकित्सा के क्षेत्र में, बीसी रॉय किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। शुरुआत कब हुई? 1973। एबल पुरस्कार, अच्छा मुझे बताइए नोबेल प्राइज क्या गणित में दिया जाता है? आप कहोगे नहीं, जिसको मैं बॉक्स में मार्क कर रहा हूं इतना याद रखना है बस। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में, 2003 में, सिर्फ इतना। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र का, यानी कि ये आपका आर्किटेक्चरिंग के फील्ड, जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, ठीक है, तो आर्किटेक्ट को दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार आपका कब हुआ? आपका 1979 से। प्रथम विजेता वगैरह कोई याद नहीं रखना आपको। पुलित्जर की बात करते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और शुरुआत कब हुई है? 1917 में। यूएसए के एक प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पर हुई। कौन देता है पुलित्जर अवार्ड को? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया देती है। और प्रथम भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल। इतनी बार ये नाम रिपीट हुआ है ना, इतनी बार, क्या समझे? पुलित्जर पुरस्कार कब? 1917 में। किस फील्ड में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? आपका, आप कहेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया इसको देती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और ये पहली बार गोविंद बिहारी लाल भारतीय थे, उनको दिया गया था। एबेल गणित का नोबेल है 2003 में। अच्छा मुझे बताओ नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल की शुरुआत हुई थी 1901 में, लेकिन गणित के लिए नहीं दिया जाता था। तो वहां के राजा ने कहा, आपका जो शासक थे उन्होंने कहा भी गणित के क्षेत्र का हम देंगे। तो ये 2003 से लगभग 100 वर्ष बाद शुरू हुआ। प्रित्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 1979 किस फील्ड में? फील्ड बहुत पूछा जाता है दोस्त इसका। बेटा आपने एक कमेंट में पूरी क्लास निकाल दी है सुरेश सरोज, कैसे काम चलेगा ऐसे? ऐसे कैसे काम चलेगा? बोरलॉग पुरस्कार 1973 कृषि क्षेत्र में। आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। आप अभी भी विक्रम बत्रा कमेंट किए जा रहे हो, उनको 1999 में मिला। आपने 20 मिनट अपनी जिंदगी के यूं ही एक कमेंट में निकाल दिए। कमेंट मत किया करो इधर उधर का प्लीज। बीसी राय 1973 चिकित्सा, भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में। और धन्वंतरी राय आपका, ये भी आपका किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर ही हैं ये तो, धन्वंतरी तो आप जानते हैं। ये 2025 के पुलित्जर पुरस्कार हैं, ये आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, यहाँ से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये रिसेंट में देखा करो आपका, जब आप एग्जाम देने जाएं। लगातार कमेंट जो भी करे उसको चुपचाप बिठा देना। टारगेट को टारगेट की तरह फॉलो करना है, अतिरिक्त बातें नहीं करनी है। रामानुजन, रामानुजन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? गणित से जुड़े हुए थे। तो ये युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। और जिनकी एज कितनी होनी चाहिए? उम्र 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। और कब से इसकी शुरुआत हुई है? 2005 से इसकी शुरुआत हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानुजन अवार्ड, रामानुजन पुरस्कार, ठीक है। वेटली अवार्ड की बात करें, ये दिया जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए। किस क्षेत्र में? जैव विविधता के लिए। और इसको साथ ही हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1994 से, 1994 से। प्रथम विजेता आपको याद नहीं रखने हैं, नहीं रखने हैं, ठीक है। कोई इशू, कोई परेशानी? ओके, बात क्लियर है। तो हमको क्या याद रखना है? ये जो अवार्ड हमने अभी कुछ बताए हैं, सिर्फ इनके दो दो शब्द, सिर्फ दो दो शब्द, शुरुआत और फील्ड, क्षेत्र। थम्स अप करिए जी भैया, दो चीजें हम इसमें सिर्फ आपका मार्क करेंगे, बाकी हमको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। क्या हमको छोड़ना है? जेसीबी पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई? ये 2018 में हुआ। और ये भारत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार है, यानी इससे ज्यादा प्राइज मनी किसी में नहीं है। जैसे ज्ञानपीठ में हमने आपको बताया, कितनी बताई? 11 लाख, लेकिन यहां पर कितनी है? 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। और बाकी कोई जानकारी आपको इसमें नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। बोलेंगे भैया कबीर पुरस्कार यूपी का है एमपी का? देखिए कबीर पुरस्कार की अगर हम बात करें, सिर्फ कबीर लिखा हुआ था क्या? हम एक बार देख लेते हैं उसको, क्योंकि कबीर दो जगह दिया था, यूपी में भी एमपी में भी, सॉरी। कबीर पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। अगर इसको बोलते राष्ट्रीय करीब पुरस्कार, राष्ट्रीय आपका कबीर पुरस्कार, तब इसको हम एमपी आंसर करेंगे।
एक वर्ड लिख लीजिए वहाँ पर, राष्ट्रीय कबीर सम्मान अगर पूछा जाएगा, राष्ट्रीय कबीर सम्मान कहाँ का है, तो वो एमपी का है। वो कहाँ का है, वो एमपी का है। ऑस्कर, नाम सुना है ऑस्कर का, अक्सर हर साल नाम आता है, किस मूवी को ऑस्कर मिला, बताओ अभी इस ईयर किस मूवी को मिला। तो ऑस्कर की जो शुरुआत हुई है वो 1929 में हुई। ये फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म जगत में दिया जाता है। ठीक है, ये हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है, फरवरी में दिया जाता है। इसको अम्पास देता है, एक बार आपका सीएचएसएल में अम्पास का फुल फॉर्म पूछा गया है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, ये क्या देती है, ये ऑस्कर अवार्ड देती है। क्या देती है ये ऑस्कर अवार्ड देती है, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया। ऑस्कर का अन्य नाम, इसको अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले हैं वॉल्ट डिज्नी को, 22 + 4 26 मिले हैं टोटल, तो कुल 26 अवार्ड। सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसको मिले हैं, तो वो मिले हैं आपका वॉल्ट डिज्नी। देखा है इनके हाथ में क्या है, बताओ इमेज में, मिक्की माउस देखा होगा सबने। ये चाय पी रहे थे एक दिन, इन्होंने देखा एक चूहा बार बार टेबल पर चढ़ता है, बार बार उतर जाता है, तो उन्होंने कहा यार इसने ही मेरे घंटे कटवा दिए, तो लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन क्यों नहीं बन सकता ये, तो इन्होंने फिर उस पर भी बनाया। सबसे ज़्यादा ऑस्कर प्राप्त करने वाली मूवीज़ 3 रही हैं, बैन हुर, टाइटैनिक आपने देखा होगा, डूबता हुआ जहाज, जो जहाज डूब जाता है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी है, शायद आपने देखी होगी। इन तीनों को 11-11 अवार्ड मिले हैं। ऑस्कर पाने वाले भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इंडियंस हु गेट ऑस्कर अवार्ड, तो सबसे पहली कौन है, तो सबसे पहली इसमें भानु अथैया है। कौन है, भानु अथैया, भारत की प्रथम महिला हैं जिनको गांधी फिल्म में, गांधी एक फिल्म आई थी जिसमें रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको ऑस्कर मिला था। गांधी का जो रोल प्ले किया था, ये जो गंजे भाई साहब है, आपने आयरन मैन मूवी में अगर देखे हों तो, देखिए आयरन मैन मूवी, टॉनी स्टार्क की आपने, तो ये हैं बैन किंग्सले, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रिचर्ड एटनबरो। तो गांधी जैसे ही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, आप कहोगे हाँ जी। कस्तूरबा इस मूवी में जो भूमिका निभाई है रोहिणी हट्टनगड़ी, आपको नहीं याद रखना है। नेहरू जी की भूमिका रोहन सेठ ने, अली जिन्ना की, अली पदम सिंह, आपको ये कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना सिर्फ पहला आपका ऑस्कर किसको मिला, वो महिला किस ईयर में मिला और किस फील्ड में, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया 1983। ओके, सत्यजीत रे, अब देखिए भानु अथैया महिला थी कि पुरुष, तो आप कहेंगे महिला, और पूछ ले पहले पुरुष, तो पहले पुरुष को किस वर्ष में मिला, तो 1992। ये साथी आपका सत्यजीत रे थे, 1992 में ऑस्कर मिला। इसके बाद तीसरा मिला ए आर रहमान को, किसको मिलता है, ए आर रहमान को मिला 2009 में, जय हो के लिए। जय हो एक मूवी आई थी, आपने देखो, जय हो सॉरी गाना था, मूवी थी वो स्लम डॉग मिलेनियर। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बुक्स में मैंने आपको बताया था स्लम डॉग मिलेनियर बुक के राइटर कौन है, ये आप बताएं। गुलजार की अगर हम बात करते हैं आपका, सर पीडीएफ स्टैटिक जीके की कंबाइन डलवा देना, बिल्कुल डलवा देंगे अभिषेक भाई। गुलजार की अगर हम बात करते हैं तो 2009 में जय हो सॉन्ग में साउंड मिक्सिंग के लिए, ये भी जय हो सॉन्ग के लिए। रेसुल पुकुटी, इनको भी इसी मूवी के लिए मिला था 2009 में, यानी ये तीनों 2009 के हैं। 2009 के कौन कौन हुए, सबसे पहले 1983 भानु अथैया, फिर 1992 सत्यजीत रे जो आपका डायरेक्टर थे बंगाली फिल्म सिनेमा के, और तीसरे ए आर रहमान, चौथे गुलजार, और पांचवे रेसुल पकोटी, छठा द एलिफेंट विस्पर्स और नाटू नाटू सॉन्ग। नाटू नाटू गाना देखा है, ये जो पिक्चर लगी हुई इससे ही समझ गए होंगे, नाटू नाटू ये छठा था भारत में जिसको ऑस्कर मिला। म्यूजिक कंपोज किया था एम किरवानी ने, बहुत पूछा जाता है, इतना चर्चित गाना हुआ तो पूछा जाएगा। गाने को अपनी आवाज़ दी काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज ने। कोरियोग्राफ इस गाने में जो डांस था प्रेम रक्षित ने, लिखा चंद्रबोस ने। गाने की शूटिंग किस देश में हुई, यूक्रेन देश में हुई, यूक्रेन देश में हुई। इकोनॉमिक्स में होगा ये कपिल भाई। 2023 में ये 7वां ऑस्कर मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, ये थे कार्तिक गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा, गुनीत मोंगा। तो 5 के अलावा 2 कौन कौन से, द एलिफेंट विस्पर्स एक शॉर्ट मूवी, उसको भी ऑस्कर मिल चुका है। तो क्वेश्चन 2 तरह से बन जाएगा, एक तो निम्नलिखित में से किसको ऑस्कर नहीं मिला है, एक निम्नलिखित में से किसको ऑस्कर मिला है, और तीसरा सबसे पहले पुरुष कौन थे, सत्यजीत रे, पहली महिला कौन है, तो भानु अथैया। ऑस्कर में नॉमिनेटेड मूवीज हैं ये, मदर इंडिया गई थी इंडिया की सबसे पहले, लेकिन इनको मिला नहीं। सलाम बॉम्बे जा चुकी है, लगान जा चुकी है, लगान मूवी देखी है,
पहेली हो गया, रंग दे बसंती हो गई मूवी, अपनी फेवरेट मूवी है। राइटिंग विद द फायर हो गया 2022 में। ये नॉमिनेट हुई हैं बस, लेकिन मिला किसी को नहीं है। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी की अगर हम बात करते हैं, ग्रैमी किस फील्ड का और कब शुरू हुआ? ग्रैमी, साथ ही ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? संगीत उद्योग में। ठीक है। और इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है ग्रैमी। शुरू कब हुआ था? 1959 में। यह यूएसए का पुरस्कार है, अंग्रेजी लैंग्वेज के म्यूजिक के लिए दिया जाता है। लेकिन पहले इंडियन कौन है? इनका नाम है पंडित रविशंकर। इनकी एल्बम का नाम बताइए, पंडित रविशंकर की एल्बम का नाम। उनकी एल्बम का नाम है वेस्ट मीट्स ईस्ट, पश्चिम का पूर्व से मिलन। पश्चिम का पूर्व से मिलन, बहुत बढ़िया भैया। स्लमडॉग मिलेनियर के ऑथर विकास स्वरूप हैं। साक्षी वर्मा ने आंसर दिया सबसे पहले। सबसे पहली भारतीय कौन है? तन्वी शाह। तन्वी शाह बहुत पूछी जाती हैं। 2010 में ग्रामी अवार्ड मिला है इनको। 2022 में दो इंडियंस को मिला, रिकी केज। रिकी केज को साथी, एक तो रिकी केज को याद रखना, इनकी एक एल्बम का नाम है आपका फोर डिवाइन टाइड्स। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कभी नहीं पूछी जाएगी। फोर डिवाइन टाइड्स। फागुनी शाह को मिल चुका है। जुबीन मेहता 23 बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन 5 बार जीत चुके हैं। पहली बार 1981 में मिला था जुबीन को। अच्छा, ऑस्कर की हम बात करते हैं 2025 में। एक बार पढ़िए, ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। 2025 में 97th दिए गए थे। सबसे बेस्ट एक्टर रहे थे एड्रिन ब्रॉडी द बूट लिस्ट के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी मिकी मैडिसन एनोरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कौन सी रही थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म? तो वो थी अनोरा। अनोरा। और एक आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी द बूट लिस्ट के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या बोलोगे? मिकी मैडिसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनोरा, यानी अनोरा मूवी को ज़्यादा अवार्ड मिले आप कहोगे। हाँ जी। एनिमेटेड मूवी थी फ्लो। ये बाकी आपको देखना, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म थी साइप्रेस। कॉस्ट्यूम डिजाइन विकेड का था। आपका ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अनोरा को, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले ये कॉन्क्लेव को, बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग ये मिला आपका द सब्सटेंस मूवी को। ये सब नहीं पढ़ना है, जो हमने 3 बताए वो पढ़ने हैं। ठीक है। फिल्म एडिटिंग का अनोरा को, सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना, प्रोडक्शन डिज़ाइन का विकेड को, और साथ ही ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है आपका एमिलिया परेज से एलमाल। ठीक है। ये आपका क्या मिला है इसको? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। आपका डॉक्यूमेंट्री में रही द ओनली गर्ल, ये आप देखेंगे है ना, बस देख लेना, चाहो तो छोड़ देना। टारगेट हम ये देते हैं कि छोड़ देना। ठीक है। ओके। ग्रैमी अवार्ड की बात हमने अभी आपको बताई थी। ग्रैमी अवार्ड, आपका ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं। पहली बार कब शुरू हुए थे? 1959 में। देश यूएसए देता, मूल नाम ग्रामोफोन पुरस्कार है। डिजाइनर थे जॉन विलिंग्स। पहले ग्रैमी विजेता हेनरी मैंसिनी रहे थे। पहला समारोह इसका यूएसए में हुआ था। सर्वाधिक पुरस्कृत कलाकार बोयेंस। ठीक है। इनको साथ ही सबसे ज्यादा बार ग्रैमी मिला है किसको? जैसे सबसे ज्यादा बार ऑस्कर किसका बताया? वॉल्ट डिज्नी। इसी तरह सबसे ज्यादा आपका म्यूजिक में आपका ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? तो बियॉन्स को मिला है। ठीक है। पर इंग्लिश मूवी के लिए क्यों ज्यादा दिए जाते हैं? नहीं, ज्यादा तो दिए ही जाएंगे ना यार, यूएस बेस्ड अवार्ड है। और इंग्लिश मूवी किसी थीम पर अच्छी बनती हैं तो उन्हीं को मिलेगा। अब हिंदी मूवीज को भी तो मिलते हैं, मिले हैं ना, और वो उस तरह की नहीं बना पा रहे हैं मूवी, क्या कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बार एल्बम रही है सेंटाना का सुपर नेचुरल। 2025 का ग्रैमी अवार्ड, इसको देखिए। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी रही है, सिर्फ ये पढ़नी है। एल्बम ऑफ द ईयर बॉयंस काउबाउ कार्टर के लिए 35 ग्रैमी अवार्ड जीतने का नया रिकॉर्ड बना दिया है इसने। किसने? क्या बोलोगे? बियॉन्स ने। हमको इसमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं भूलना है, इसमें टारगेट यही रहेगा। ठीक है। टारगेट समझ पाते हो ना तुम? थम्स अप करो, मैं क्या बोलता हूं तुमसे कि टारगेट में ये याद रखना है। इसका मतलब भैया बाकी हम भूल सकते हैं। देखो, जहां पर याद करने की जरूरत होती है तो मैं खुद बोल देता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें सारी पढ़नी है। लेकिन जहां पर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं आपका उस टाइम को बचा रहा हूँ कि हम कम समय में किन चीज़ों को छोड़ें लास्ट टाइम पर। तो इसका मतलब क्या भैया यहाँ से नहीं आएगा? नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ओके। और अगर कभी मान के चलो भैया क्या आ गया एक आध क्वेश्चन कोई, तो कभी आ गया मान के चलिए, तो
हम उसको एस्केप कर सकते हैं। हमें स्कोर बनाना है। एक क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो मार्केबल होता है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी वहां पर ना लगाकर आप कहीं और लगाकर अपने स्कोर को उतना बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बूस्ट कर सकते हो उतना। ये भी श्रेणी भी नहीं पढ़नी है हमको 67th की। देखिए भारत का आपको देखना है कि रविशंकर ने कितनी बार ग्रैमी जीता है। तो एक बार तो ऑनररी जीता है इन्होंने, और 4 बार इनको मिला है आपका जर्नल। तो इनको 5 बार टोटल मिल चुका है, 4+1। A R रहमान 2 बार, जाकिर हुसैन 5 बार। जाकिर हुसैन बताइए किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, बताएंगे फटाफट से, सारे लोग बोलें। तो क्या कहेंगे? जाकिर हुसैन को 5 बार मिला है। जुबीन मेहता 5 बार जीत चुके हैं। रिकी केज, अभी मैंने इनकी एल्बम बताई थी, फॉर डिवाइन टाइड्स। ठीक है सर, जिस चीज को आप छोड़ने के लिए बोल देते हैं तो कसम से मजा आ जाता है। कुछ नहीं, मतलब वो होता है ना फॉर्मेट, जब कभी जो चीज़ पूछी नहीं गई और जो आपका करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना हम सारे सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी के नहीं पढ़ सकते हैं। ओके सर, लापता लेडीज को भी मिला नहीं, लापता लेडीज को नहीं मिला साथी, वो ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई थी। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोलते हैं एशिया का नोबेल। स्थापना कब हुई? 1957 में। कौन देता है? फिलीपींस की सरकार देती है। वहां के एक राष्ट्रपति थे, देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, रमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। वो एक प्लेन क्रैश में एक्सपायर हो गए थे। 1953 से 57 फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे वो, और 1958 में इसके पहली बार इसको दिया गया। अच्छा बताइए पहली बार किसको दिया गया था? इस पुरस्कार के विजेता स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। प्राइज मनी नहीं पूछी जाएगी। ये कहाँ पर दिए जाते हैं? ये मनीला में दिए जाते हैं, मनीला में। डेट भी नहीं याद रखो, मनीला याद रखना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, फिर उसमें छठा क्षेत्र जोड़ा गया, इमर्जिंग लीडरशिप, फिर उसको हटा भी दिया गया बाद में। ठीक है, तो क्या है? गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि आप कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस पे हो, आप एक समुदाय का नेतृत्व कर रहे हो, जैसे विनोबा भावे थे, इस देश में भूदान आंदोलन चला रहे थे। पब्लिक सर्विस, जन सेवा, जन सेवा, बहुत बढ़िया जी। केशव चंद्रा जी, बहुत अच्छा रिलेट करके आपने आंसर किया है सर। सिमझनी से जुड़े हुए हैं जुबीन मेहता, वेरी गुड, शाबाश। जाकिर हुसैन, आपका फाकिर हुसैन लिख दिया तुमने, सुजेता कुमारी तबला से हैं जाकिर हुसैन। तो आपका जर्नलिज्म के लिए दिया जा सकता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जा सकता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले इंडियन कौन है? पहले याद रखना, पहले विनोबा भावे 1958 में। इन्होंने भैया कौन सी कम्युनिटी लीडरशिप की? तो इन्होंने भैया आपका भूदान आंदोलन चलाया था। दूसरे थे आरबीआई के गवर्नर रहे थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ये सेकंड पर्सन है। 2 लोग याद रखने हैं बस, 2 लोग याद रखने हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, न मदर टेरेसा, न वर्गीज कुरियन, न जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, MS स्वामीनाथन नहीं। MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला रमन मैग्सेसे? 1974 में। आप इनका भारत रत्न बताओ, भारत रत्न किस ईयर में इनको मिला? सॉरी लिखा हुआ है, यूएन में इन्होंने परफॉर्म किया था 1966 में। भारत रत्न इनको 1998 में मिला, ये बहुत पूछा जाता है। अरुण शौरी पत्रकार हैं, इनको भी मिल चुका है। पंडित रविशंकर को मिल चुका है। किरण बेदी महिला आईपीएस थी, तो शासकीय सेवा के लिए दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसको आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो उसमें अरुण शौरी नाम भी था, अरविंद केजरीवाल नाम था, किरण बेदी नाम था, और एक नाम अलग था जिसको नहीं मिला था। अरविंद केजरीवाल, भारत वटवानी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक 3 इडियट मूवी देखी है? तो उसमें अभी लद्दाख में बहुत आपका प्रोटेस्ट भी किया था सोनम वांगचुक ने। रवीश कुमार, इनको पत्रकारिता के लिए मिल चुका है। 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में। इसमें साथी आपको याद रखना है किसी का नाम, तो आप कहेंगे भैया किस किस को मिला? कर्मा फुत्सो, गुयन थी, परवीजा फरीन, हायायो मियाजाकी। करंट अफेयर्स में आप देखा होगा आपने। ठीक है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या बोलोगे? गांधी पीस इंटरनेशनल प्राइज कब शुरू हुआ? 1995 में। गांधी जी का 125वां जन्मदिन था। भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। पूरे विश्व में जो भी शांति स्थापित करने का काम कर रहा है, ठीक है,
सबसे पहले जूलियस नायरेरे को मिला था 1995 में, खूब पूछा जाता है, खूब। जूलियस नायरेरे को मिला 1995 में, और ये तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो शुरुआत कब हुई और पुरस्कार राशि तो बिल्कुल मत भूलना, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब ये मत बोलना भैया सबसे बड़ा तो आप बता रहे थे जेसीबी, तो वो साहित्य में है। 6th शेड्यूल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुजल झा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। उन्होंने बताया सोनम वांगचुक छठी अनुसूची के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। रामकृष्ण मिशन ये 1998 में है। इनको क्या मिला है, गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, इसरो को मिल चुका है। शेख मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को जो पूर्वी पाकिस्तान था, जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान कितनी तरफ था, 2 तरफ, पश्चिम में और पूर्व में। तो पूर्व वाला बाद में क्या बन गया 1971 में, इंदिरा गांधी जी की हेल्प से बांग्लादेश, तो इन्होंने ही बनाया था। शेख हसीना थी वहां पर जिनको भागना पड़ा था पीछे हिंसा में। गीता प्रेस को मिल चुका है। बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, बुकर पुरस्कार कब शुरुआत हुई, 1969 में। यह जो पब्लिश होती थी इंग्लिश में उनको मिलता था, बुक्स को, यानी कि ये भी साहित्य का पुरस्कार है। पहले ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कितने देश आते हैं जो जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे, तो वो 54 है। आयरलैंड जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था 2013 तक। 2014 में इन्होंने बोल दिया अंग्रेजी में किसी भी उपन्यास को दिया जाएगा, जरूरी नहीं है इसी कैटेगरी में आता हो। तो इसको बोलते हैं बुकर या मेन बुकर। बुकर बोलें या मेन बुकर बोलें एक ही बात है। मेन बुकर और बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका, इनका उपन्यास है द प्रोमिस। सेहान करुणातिल का पुस्तक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा 2022 में मिला। हमको क्या याद रखना है, बुकर पुरस्कार कब शुरू हुए, 1969 में। बुकर को ही क्या बोलते हैं, मेन बुकर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पांचों नाम आपको पढ़ने हैं कि किन कितने भारतीयों को मिला बुकर पुरस्कार। तो 5 इंडियंस हैं। सबसे पहले इंडियन कौन है, तो वीएस नायपाल, इन्हें फ्री स्टेट बुक के लिए। सलमान रश्दी दूसरे भारतीय हैं, दूसरे सलमान रश्दी 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन। पहली महिला कौन है बुकर पाने वाली, तो अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यूपी पुलिस ने इसका नाम दे दिया था मामूली चीजों का देवता, किसने लिखा है। ठीक है। किरण देसाई 2006, और आपका अरविंद अडिगा, ठीक है, अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर के लिए। इनकी बुक्स तो हम आपको बता ही चुके थे। तो 5 नाम हैं, कौन कौन से, वीएस नायपाल हैं, सलमान रश्दी हैं, अरुंधति राय पहली महिला हैं, अरविंद अडिगा हैं और किरण देसाई हैं। 2022 में सियान करुणातिलका को मिला, 2024 में ब्रिटिश लेखिका को मिला। एक करंट अफेयर्स है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, अभी जो नाम हमने पढ़ा था उसका क्या नाम है, उसका नाम है बुकर, या बोले मैन बुकर, तो दोनों क्या हो जाएंगी, एक बात हो जाएंगी। ठीक है। और 2005 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जैसे बुकर तो 5 इंडियंस को मिला है, लेकिन क्या ये 5 को मिला है बुकर इंटरनेशनल, इसकी सिर्फ 2 इंडियंस को मिला है आज तक। यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है उसको दी जाती है। पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 से हर साल दिए जाने लगे। तो देखिए इंडियन कौन है, 2022 में मिला था ये गीतांजलि श्री मैनपुरी उत्तर प्रदेश की। तो भैया डेजी रॉकवेल कौन है, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन किया था इनकी बुक का। बुक थी इनकी कौन सी, टॉम्ब ऑफ द सैंड। तो ये पहली भारतीय हैं जिनको बुकर इंटरनेशनल मिला, और ये हिंदी का पहला उपन्यास बन गया था, हिंदी का पहला। और अभी 2025 में किसको मिला है, तो पहली कन्नड़ भाषा की बानू मुस्ताक हो गई हैं, और उनकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। अब देखना अगले आने वाले एग्जाम में 2025 और 26 में हार्ट लैम्प जो क्वेश्चन है ये छाया रहेगा। 2025 में बानू मुस्ताक को मिला, बानू मुस्ताक को। तो समझ पाए, बुकर और इंटरनेशनल बुकर। इंटरनेशनल बुकर शुरू हुआ 2005 में, 2 लोगों को मिला, बानू मुस्ताक कन्नड़ हार्ट लैम्प लिखा, और सबसे पहले मिला गीतांजलि श्री को 2022 में टॉम्ब ऑफ द सैंड, यानी कि रेत समाधि के लिए, हिंदी में बोले तो रेत समाधि। और आपकी अगर हमने बताया बुकर प्राइज यानी मेन बुकर, वो 1969 से शुरू हुआ, वो 5 इंडियंस को मिला है। कौन कौन 5 है बताओ जरा, सोचो थोड़ा दिमाग पे जोर देके। तो आप कहोगे भैया वो मिला आपका वीएस नायपाल को, अरुंधति रॉय को, और बताओ कौन है, तीसरे अरविंद अडिगा है, चौथे बताओ, चौथे बताओ कौन है।
सलमान रश्दी हैं, 5वें आपको बताने हैं। समझे बात को? तो हमने आपको हर एक स्लाइड में 2 to 3 टास्क दिए आज, ठीक है। 2 से 3 टारगेट हमारे रहे जो हमको अचीव करने हैं और फिंगरप्रिंट्स करने हैं। एक बार थम्स अप करो जी भैया, हम इनको जरूर अचीव करेंगे। ये जो चीज़ें हम छोड़ने के लिए आप कह रहे हैं भैया, वो हम छोड़ देंगे आपकी जिम्मेदारी पर, कोई इशू नहीं है। अब आ गया मिसलेनियस, विविध। विविध आपको पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, ठीक है, कि भाई आपको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, पद्म पुरस्कार हमने आपको बताए थे। पद्म पुरस्कार जो पद्म अवार्ड है, कि भाई पद्म विभूषण दूसरा है, पद्म भूषण तीसरा है, पद्म श्री चौथा होता है, पद्म श्री चौथा होता है, ओके। यहाँ पर हमने आपको बताया पद्म ये 2024 वाले हैं। तो 2024 भैया अभी 2025 के दिए जा चुके हैं या नहीं? तो 2024 के महत्वपूर्ण रहेंगे कौन कौन? जो आर्ट एंड कल्चर के हैं। पद्म भूषण या पद्म अवार्ड कभी भी दिए जाएं तो आपको हमेशा नज़र रखनी है, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में किसको पद्म अवार्ड मिला है। तो वो एसएससी का एक डाई हार्ड क्वेश्चन होता है, याद रखना, पद्म पुरस्कार किसको मिला है, तो वो हम आपको अवेयर करेंगे। वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखनी है। वैजंती माला किससे जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम से। क्या मिला जी? पद्म विभूषण। पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम ये भैया आपका जुड़ी हुई है किससे? सॉरी, पद्मा सुब्रमण्यम किससे जुड़ी हुई है आपका? ये है भरतनाट्यम से, तो इनको मिला, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्यारेलाल शर्मा रहे, उषा उत्थप रहे, भूल जाना। सदनाम पी बालाकृष्णन, ठीक है, इनको कथकली डांस के लिए पद्मश्री मिला, पद्मश्री। सोमदत्त बट्टू रहे आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए, सोमदत्त बट्टू। खलील अहमद हैंडमेड दरी बनाई के लिए। कालूराम बामनिया भजन गायक। रिजवाना चौधरी रविंद्र संगीत के लिए। पार्वती बरुआ ये भारत की पहली महिला महावत रही। महावत समझते हो? जो हाथी को क्या करता है? आपका कंट्रोल करता है, एलिफेंट को कंट्रोल करता है। द्रोण भुइया ये साथी आपका असम का जो ओजापली डांस है या देवधानी डांस है उसके लिए जाने जाते हैं, असम का है ओजापली। चार लटे चोपिन योगा शिक्षक हैं, इनको भी मिला। महावीर गुड्डू, किरण व्यास, जानकी लाल, दसारी कंडोपा, डी उमा माहेश्वरी, रतन कहार को मिला लोक गायकी के लिए। गोपीनाथ स्वैन को मिला। भगवत प्रधान को सबदा, प्रधान के सामने प्रधान के लिए, प्रधान को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते किसी के पास, सबदा लोक नृत्य हैं। बद्रप्पन एम ये कुम्मी के लिए हैं। जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पूछे जाएंगे साथी आर्ट एंड कल्चर के। नेपाल चंद्र सूत्रधार किससे जुड़े हुए हैं आपका? तो आप कहोगे ये जुड़े हुए हैं भैया हमारा किससे? छऊ से, छऊ से। सिल्बी लोक कलाकार। रोमालो राम डोंगरी के हैं लोक गायक। गद्दाम यक्षगानम थिएटर से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश शर्मा मांच कला जो कि मध्य प्रदेश की है उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि पद्मश्री मिल गया ना तो ये लोग इतने चर्चित हो गए कि एसएससी क्वेश्चन बना देगी। सेसम पट्टीटी शिवलंगम किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो ये 5-6 नाम है, ये याद रखने हैं, याद रखने हैं, ओके, याद रखेंगे, हाँ जी। प्रदेश की राजधानी और मुद्रा आप पढ़ लेंगे, इतने छोटे बच्चे तो आप नहीं होंगे। बोलो भैया, जितनी भी कैपिटल है हम एक बार देख लेंगे, कैपिटल हम आप देख लेंगे, है ना। मैं इसमें आपके लिए मार्क कर देता हूँ। मुद्रा कैपिटल सबकी पढ़नी है आपको, ऑल कैपिटल्स पढ़नी है। बोलिए थम्स अप जी भैया, हम पढ़ेंगे ऑल कैपिटल, सभी कैपिटल हम पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। एसएससी बहुत कम पूछता है, कभी कभार। करेंसी हम आपको बता देते हैं। अजरबैजान की करेंसी इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान का नहीं भूलना। अजरबैजान हो गया। तो मंगोलिया की करेंसी मत भूलना। भारत के पड़ोसी देश तो सबको पढ़ना है, ठीक है, जो भी पड़ोसी देश का नाम है। नेगुल ट्रम हो गया, जैसे कि नेगुल ट्रम हो गया। टका बताइए कहाँ की बताई थी? बांग्लादेश की। क्यात इंपॉर्टेंट है आपका म्यांमार की। रेनमिनबी आपका पहले युआन हुआ करती थी, ये चाइना की। बाहत कहाँ की मुद्रा जिसको बात कहा जाता है? थाईलैंड की। मलेशिया की रिंगित इंपॉर्टेंट है। ईरान की तोमान है, तोमान करेंसी। करेंसी हम मार्क कर रहे हैं, करेंसी उतनी ही पढ़ लेना बस, बाकी जो कैपिटल हैं वो सबकी पढ़नी है, ओके बॉस। इसराइल बहुत पूछी जाती है, कैपिटल भी बहुत पूछी जाती है, इसकी करेंसी भी न्यू साइकिल।
बोत्सवाना की है पूला, नहीं भूलनी। माडागास्कर की एरीरी। मोजाम्बिक की माटिकल। डेनमार्क की क्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलारूस और रूस दोनों की रूबल है। यूक्रेन की, क्योंकि क्राइसिस हुए ना रूस और यूक्रेन में, तो यूक्रेन की करेंसी बहुत चर्चा में रही, रिटर्निया। हंगरी की फोरेंट। पोलैंड की जलॉटी बहुत पूछी जाती है, अभी सीपीओ ने पूछ लिया इसको तो। रूस की रूबेल हमने बताया, रूस और बेलारूस। और आज वो सीपीओ का रिजल्ट नहीं आया इतने टाइम से, सीपीओ के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। आज ट्विटर पे आपने किया है, नहीं किया? करना चाहिए आपको, जब कभी उस डिमांड्स की बात किया करें। भैया आप जो भी टास्क देते हैं हम उसको शिद्दत से पूरा करते हैं। योगेंद्र यदुवंशी भाई, अगर आप सही बोल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं तो आप फतह करेंगे। ये मेरे वर्ड्स हैं आपसे, जब सेलेक्ट होके आए तो याद रखना इस बात को। टास्क जो पूरा कर ले बिल्कुल, वो विफल नहीं हो सकता। एयरपोर्ट एक बार सारे पढ़ना, एयरपोर्ट कहाँ पर है, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है? राजीव गांधी भारत का बिगेस्ट एयरपोर्ट है, तेलंगाना में। गुरुदास पंजाब में है। गोपीनाथ बारदोली असम के नेता थे। बीजू पटनायक उड़ीसा के नेता है। इंदिरा गांधी आईजीआई सबसे बिजी है। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का? सबसे बिजी एयरपोर्ट, बिजी, तो बिजी है आपका इंदिरा गांधी। ठीक है। वीर सावरकर अंडमान निकोबार। वल्लभ भाई पटेल गुजरात में है, इनका स्टेचू ऑफ यूनिटी। कैंपागोड़ा बंगलुरु का। कोचीन कोच्चि का केरल का। कालीकट केरल का। त्रिवेंद्रम खुद केरल में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए महाराष्ट्र में। बाबा साहब के लिए आपका नागपुर में। चेन्नई तो ये तो नाम ही है। तिरुचिरापल्ली आपका तिरुचिरापल्ली में। ये चौधरी चरण सिंह लखनऊ यूपी में। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए वाराणसी यूपी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कोलकाता में। अहिल्याबाई होलकर बहुत पूछे जाते हैं दोनों एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अहिल्याबाई होलकर, और एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नागपुर। दाबोलिम भी पूछा जाता है भैया, दाबोलिम कहाँ का है? तो वो आपका गोवा का है। बागडोगरा सिलीगुड़ी का हो गया। मैंगलोरू हो गया। अच्छा डोनी पोलो बताओ, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ का है? डोनी पोलो, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये साथी आपका अरुणाचल का है। कहाँ का है? अरुणाचल का। भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन सा बना था? 100th एयरपोर्ट कौन सा था? 100वां एयरपोर्ट वो था सिक्किम का, पाक्योंग। पाक्योंग ये आपका सिक्किम का है, सिक्किम का। ये भारत की सुरक्षा बल हैं साथी, इनको आप छोड़ सकते हैं, एसएससी इन पे कभी रुचि नहीं देता। ठीक है। एनसीसी 1948 में बनी, देश की आज़ादी के अगले वर्ष। असम राइफल सबसे पुरानी है इनमें। सीआरपीएफ 1939 में बनी थी। आईटीबीपी भारत चाइना जब युद्ध हुआ था 1960 में तब बनी, 1962 में। बीएसएफ जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में तब बनी थी। ठीक है। सीआईएसएफ 1969 में बनी। एनएसजी जब आपका वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद में। आपका रैपिड एक्शन फोर्स 1992 में। सशस्त्र बल 1963 में। ये भारतीय रेलवे के जोन है, कितने जोन है टोटल रेलवे के? 18th जोन है, 18। 18 जोन है। आपको क्या याद रखना है इस 18 जोन में से? एक तो आपका उत्तर रेलवे, और इसी तरह से सिंगल पूर्वी रेलवे। उत्तर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पूर्वी कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो ये तो आसानी से याद रख सकते हैं। दक्षिण रेलवे की बात करें, चेन्नई में। दक्षिण रेलवे क्या बोला हमने? उत्तर कहाँ पर है? उत्तर भैया दिल्ली में है। पूर्वी कहाँ पर है? कोलकाता में है। दक्षिणी कहाँ पर है? वो है आपका चेन्नई में, चेन्नई में। और मध्य कहाँ पर है? वो मुंबई में है, बीच पड़ता है भारत का, मुंबई में। ठीक है। और वेस्ट का कहाँ पर है? वो भी मुंबई में है। तो मुंबई में मध्य का भी है और पश्चिम का भी है। दक्षिण का चाइना में है। ठीक है, चाइना में। और पूर्वी का कलकत्ता में, और उत्तर का दिल्ली में। 5 आपको याद रखने हैं, 5।
इसके अलावा बाकी कोई आपको याद नहीं रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग पहले, दोनों जलमार्ग पढ़ना है इसमें, दोनों जलमार्ग। नेशनल वाटरवे, जैसे भाई नेशनल हाईवे तो आप जानते ही हो, सड़कों को जोड़ते हैं, ऐसी नेशनल वाटरवे पहला क्या है, नदियों से जोड़ने वाला। तो 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये आपको याद रखनी है। कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है, हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद यूपी का, दोनों को जोड़ता है। नेशनल वाटरवे, NW का मतलब क्या है, नेशनल वाटरवे, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर धुबरी से सदिया को जोड़ता है। किसको, धुबरी से सदिया। किलोमीटर में कितना, 891। और नहीं याद रखना है कोई भी, ठीक है। ये फिर भैया PDF में क्यों लिखा है सारा, जो याद नहीं रखना है, क्योंकि PDF में से अगर मैं सॉर्ट आउट कर देता आपको, आपको लगता भैया आप जो है हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा रहे। तो आपको फ्यूचर के लिए भी चीज़ें मिल जाएं ताकि आप विस्तार से पढ़ें, लेकिन टारगेट में नहीं पढ़ना है। नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 2019 तक 63,31,000 का सड़क नेटवर्क है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे लंबा साथी आपका NH44 है, 3745 किलोमीटर का, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये पूछा जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पुराना नाम NH7 है, 11 राज्यों से गुजरता है, सबसे लंबी सड़क है। सबसे छोटा 6 किलोमीटर का कुंडानूर को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है। NH47 ये सबसे छोटा है। NH27 पोरबंदर से असम, बाकी याद नहीं रखने हैं, बस दो याद रखिए, ठीक है। ये तो NH प्रमुख NH है। सबसे लंबा कौन सा है आपका, 11 राज्यों से निकलने वाला, NH44 है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है साथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 5,846 किलोमीटर है। कितनी है, 5,846 किलोमीटर है। भारत में सड़क निर्माण करने वाली संस्था कौन कौन सी हैं, PWD 1854 में बना था, ये सड़कें बनाती है, आप अक्सर मेट्रो वगैरह पे भी देखते होंगे, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, PWD का, नई दिल्ली में। बेशक याद में, BRO जरूर याद रखना, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, और इसकी टैगलाइन है, हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। संगठन है रक्षा मंत्रालय के अधीन। BRO के महानिदेशक है रघु निवासन। यानी कि आप समझ रहे हैं, हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है, यानी कि जहां भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, आप कभी पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गए हैं, यस और नो, हिल एरियाज में, तो वहां पर जो भी सड़कें होंगी वो BRO बनाता है। और प्लेन में जो, क्या बोलेंगे, प्लेन में जो सड़कें होती हैं वो कौन बनाता है, वो NHAI बनाता है। प्लेन में जब आप नेशनल हाईवे पे जाओगे, NHAI का बोर्ड पे क्या टैगलाइन लिखा होता है, NHAI सड़कें ही नहीं राष्ट्र निर्माण भी करता है। NHAI कब आया आपका, 1995 में। एक्ट इसका 1988 में आया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इस पे साथ ही पीला जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग का होता है, ग्रीन कलर किसका होता है, वो स्टेट हाईवे का होता है। रूरल रोड्स जो होती हैं, ग्रामीण सड़क, उनका आपका ऑरेंज कलर होता है। काले, नीले और सफ़ेद निशान ये बड़े शहर और जिले के होते हैं। पर्यटन स्थल में 12 ज्योतिर्लिंग हम आपको बता चुके थे, हाँ जी। 4 धाम हम आपको बता चुके थे, छोटे 4 धाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारत के साथ ही ये आपका हिल स्टेशन है, इनको तो ये तुम ये समझ लेना, तुम अपनी शादी के बाद कहाँ कहाँ तुमको घूमने जाना है, तो उस इंटरेस्ट से देखना। रमन गौतम जी ने बहुत अच्छा बताया है, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे महाराष्ट्र में, वेरी गुड। तो हिल स्टेशन पढ़ेंगे एक बार, हाँ जी भैया, देख लेंगे इनको तो सब कुछ। इनमें से ज़्यादातर जगह आप जानते होंगे, आप हिंदुस्तान में रहते हैं यार, ठीक है। कुर्ग को याद रख लेना, इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। खजियार नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, खजियार, इसको बोलते हैं क्या आपका, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कौन है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है कश्मीर को, खजियार कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड।
ये जगह है, इनको देखोगे आप कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह है, ज़्यादातर जानते होगे आप, परिचित हो गए इन सब चीज़ों से। भारत के प्रमुख बीच है, बीच समझ रहे हैं, समुद्र तट, समुद्र तट जो पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी हनीमून की तरह ही समझ लेना कहाँ घूमने जाओगे। वर्कला बीच केरल में, राधानगर बीच अंडमान निकोबार में है साथी आपका, अंडमान निकोबार में, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पढ़ना। कोवलम बीच बहुत सुंदर जगह है तमिलनाडु में। मरीन बीच ये साथी आपका तमिलनाडु में है। तुझे अक्सा बीच घुमा दूं वो वाला बीच है। ईडन बीच, जुहू बीच, ये देखो जहाँ पे क्या होता है, जुहू पे जहाँ पे सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं बॉलीवुड वाले, महाराष्ट्र में, मुंबई के पास में है ये, यहाँ पे ज़्यादा लोग घूमते हैं जुहू बीच पे। ये भारत की साथी आपका मेजर वैली है, घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की भूमि। कौन सा? अरकू घाटी, अरकू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। नुब्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है, लुब्रा, नुब्रा वैली कहाँ पर है? लद्दाख में है। बराक असम में है। बसपा हिमाचल प्रदेश में, बहुत पूछी जाती है, ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी आपने, घाटियाँ पढ़ी है नहीं पढ़ी हैं? कांगड़ा हिमाचल की है, कुल्लू आपका ये भी हिमाचल है। स्पीति वैली आपका हिमाचल में है। एक मैं आपसे पूछूं, फ्लोवर वैली कहाँ पर है बताओ? फ्लोवर वैली कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में है। फ्लोवर वैली, नौरा वैली कहाँ पे बताई थी मैंने आपको? वेस्ट बंगाल में है, नौरा वैली। साइलेंट वैली बताओ कहाँ पर बताई थी? दिबांग घाटी, आंचल अरुण के पीछे पड़ी रहती है, ये दिबा वो दिबा, एक ट्रिक से हमने आपको याद कराया था। फूलों की घाटी ये रही फ्लावर वैली, उत्तराखंड में। कंबम भी पूछी जाती है, कंबम वैली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पढ़ी है? बहुत सारे साथियों ने कहा यस, ज्योग्राफी में हमने इसको पढ़ा है। सबका आंसर नहीं आया पर। ये भारत के इंपोर्टेंट फोर्ट है, उनके नाम देखना एक बार, ये आप देखोगे, ठीक है, इंपोर्टेंट फोर्ट आप देखेंगे। ये वो फोर्ट है जो कभी ना कभी एसएससी ने पूछे हैं, आज किए। फोर्ट तो समझते हो ना, किला, राजाओं के जो किले होते थे, राजाओं के जो किले होते थे, जो जो मैंने बताया ऑल इंपोर्टेंट यहाँ पे लिख दिया, तो इसको सबको पढ़ना है। बाकी आज की क्लास में ऐसा नहीं, देखो सभी क्लासेस के लिए मत सोच लेना कि भैया आपने जो जो मार्क किया है, बॉक्स बनाया, उसी को याद करेंगे, ऐसा नहीं है। आज की क्लास में, क्या बोला मैंने? आज की क्लास में मैंने जो बॉक्स बनाए हैं, आप वहां पर सिर्फ उनको याद करना, आज बॉक्स का याद करना है सिर्फ। डॉक्टर नहीं लिख देता जैसे दवाई, तीन तीन गोली खानी है ये, ऐसा नहीं बनाता, एक दो तीन, नहीं ऐसा नहीं बनाता वो कभी भी, ऐसा बनाता, ठीक है, इस वाली पुड़िया में से दो गोली ले लेना। तो आज बॉक्स का याद करना है, बाकी तो मैंने हर रोज आपको गाइड किया है कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है। तो आपको जब कभी भी टाइम मिलेगा, ठीक है, डे टू डे आप कम से कम ये प्रॉमिस मुझसे करेंगे कि भैया हम 10 मिनट अपना स्टैटिक जीके के रिवीजन को, जो हमारे नोट्स हैं उसको देते रहेंगे, और ये हम दिन में कभी भी ये टाइम निकाल लेंगे, और ये हम ज़रूर निकालेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर आपको मैंने जो गाइड किया है उसी तरह से आप पढ़ेंगे, और 10 मिनट का एक इंटेंस रिवीजन कहीं बिना ध्यान भटकाए आप कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को कर जाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि भैया ने एकदम ठीक गाइड किया था हमको। ओके, इसी के लिए हमारी पहचान है दोस्त, और यही हम करते रहेंगे। आपको इधर उधर की बातें हम कभी नहीं करेंगे आपसे, भटकाव वाली बातें, हाइप क्रिएट करने की बातें, नेवर। ठीक है बॉस, बात समझ में आई? कल जब हम आपका हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ तो पहले तो लिखिए अपनी कॉपी पे स्टैटिक जीके को टाटा, स्टैटिक जीके का टाटा बाय बाय। और हमने कितने दिन में इसको किया कवर? कितने दिन में हमने इसको कवर किया बताएंगे एक बार? तो कितना हमारा टारगेट रहा था, मैं एक बार देख के बताऊँ आपको, कितनी क्लासेस का टारगेट रहा था? हमने शायद एक क्लास हमने एक्स्ट्रा ली है इसमें। एक क्लास एक्स्ट्रा लेने का मतलब है कितने टॉपिक थे टोटल? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो एक तो यहाँ पे हमने किया था ये, एक, एक दो, तीन पाँच, पाँच एक छः, एक सात, तीन 10, 4 14, 4 18, 17, 3 20, शायद 25 26 क्लासेस हमारी हुई होंगी लगभग, है ना? 25 26 क्लासेस हुई होंगी ना स्टैटिक जीके में।
तो हिस्ट्री ये देखिए, अब दूसरी बात ये आती है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है एग्जाम्स में? तो हमने इसको टारगेट के तौर पे पूरा किया। वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है एसएससी के एग्जाम्स में। इसके बाद जो वेटेज रहता है वो रहता है पॉलिटी का। तो आप पॉलिटी पर बहुत ध्यान देना। पॉलिटी के बाद में जो वेटेज रहता है वो रहता है इकोनॉमिक्स का। किसका? इकोनॉमिक्स का। इस पर बहुत ध्यान देना। इसके बाद में जो वेटेज रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कभी कभी बहुत कम भी हो जाते हैं, ठीक है। और इनके बराबर ही वेटेज रहता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बराबर ही हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री को हम ये कह सकते हैं एसएससी के एग्जाम्स में आपका कम वेटेज रहता है। स्टेट एग्जाम्स में उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो जिसका कम वेटेज हो उसके लिए हम टारगेट कैसा बनाएंगे? तो टारगेट बनाएंगे हम लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड यानी कि इधर उधर की चीज़ों को हम आपके लिए हटा देंगे, या हटेगा तो हम फिल्टर क्लास में कर देंगे। कंबाइंड पीडीएफ दोस्त मिल जाएगा, ठीक है। कंबाइंड पीडीएफ है ना, अभी बोलना भैया, क्या बोलोगे? रवि भाई से बोलना इसका एक कंबाइंड पीडीएफ बना दे सारे का और इसको अपलोड करा दे। आज वाली क्लास में ही आपको मिल जाएगा, है ना, लास्ट वाली में कंबाइंड पीडीएफ। ओके, ठीक है। कोई इशू, कोई परेशानी, चीज़ें समझ में आई ना आसानी से? तो हम टारगेट बनाएंगे हिस्ट्री का लगभग 20 क्लासेस का बनाएंगे। जितनी ये महत्वपूर्ण है उसके लिए 20 क्लासेस बहुत हैं, क्योंकि हमको बहुत विस्तार से इसको नहीं पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अगर आपको ये है कि बहुत विस्तार से मुझे पढ़ना है इसको, तो हमने फाउंडेशन में कराया है मिडेवल और आपका मिडेवल। हाँ, ये भी बात हम आपको बता दें, इसको जो हम शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? मिडाइवल हिस्ट्री से शुरू करेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री से, क्योंकि वो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मिडाइवल से, और मिडाइवल से भी ज़्यादा पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है बॉस। तो मिडाइवल और मॉडर्न पे बहुत फोकस रखना। और इसके बाद में आपसे एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसा नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री को हम नहीं करेंगे, लेकिन हम बताएंगे उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो इसका रहेगा, फिर मिडेवल हिस्ट्री का, और फिर एंशिएंट हिस्ट्री का। लेकिन मॉडर्न से शुरू कर नहीं सकते, मिडाइवल से करेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मिडाइवल से यानी कि मध्यकालीन भारत से शुरू करेंगे तो सब घटनाएं समझ में आ जाती हैं। और एंशिएंट एकदम से अलग पार्ट ही है, इसीलिए उसको अलग से पढ़ सकते हैं। तो इसका टारगेट रहेगा हमारा 20 से 22 क्लासेस का, ठीक है, 20 से 22 क्लासेस का। और शायद एक दिन हमको एक क्लास लेनी पड़ेगी सैटरडे वगैरह में, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जिस सैटरडे में हमको कम से कम आपको हमें उस सैटरडे 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, ताकि हम आपका, जैसे कि मान के चलो, जब हमको लगेगा कि एक बड़ा टॉपिक है एक ही दिन में समझ में आएगा, ठीक है, हम उसको आपको बताते हुए चलेंगे, डिलीवर करते हुए चलेंगे, ठीक है बॉस। हाँ गोलू यादव जी, मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैंने नायक फाउंडेशन से पढ़ा हुआ है आपका हिस्ट्री को, तो बच्चों उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, फिर इधर टाइम खराब नहीं करना है, फिर इधर टाइम स्पेंड नहीं करना है अपना, है ना। तो उससे अच्छा होगा आप इस 1 घंटे की क्लास लेने की बजाय आप अपना टारगेट बनाए अपने नोट्स के रिवीजन को। मैं बता दूं, जिन साथियों ने मुझसे हिस्ट्री को पढ़ रखा है, ठीक है, या आपका नायक फाउंडेशन में कहूँ, या कभी भी आपने किसी भी बैच से मुझको हिस्ट्री से पढ़ रखा है हिस्ट्री को, हाँ यूट्यूब पे हम चला रहे थे पिछले कई महीने हमने हिस्ट्री पढ़ाई है, तो आप अपने नोट्स रिवाइज करें, सिर्फ नोट्स रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज, ठीक है। क्योंकि कुछ बदलता नहीं है हिस्ट्री में, सब कुछ फिक्स रहता है एकदम से, सब कुछ फिक्स है एकदम से, कुछ बदल ही नहीं सकता है, ठीक है बॉस। बात समझ में आई? तो जो पहले पढ़ चुके हैं वो अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि यार यहाँ कुछ टारगेट में कहीं कोई भैया जड़ी बूटी तो नहीं दे दें। तो जड़ी बूटी कुछ नहीं होती, आपकी मेहनत होती है, आप कितना डेडिकेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। बातें क्लियर हैं? तो कल हम चार्ट बना के आपको बताएंगे किस टॉपिक का कितना क्लास होगा, और कल ही हम पढ़ाएंगे भी आपको। तो उसी जिस तरह से हमने इसको स्पीड अप करके पढ़ा है। टारगेट का मतलब क्या है? स्पीड से चीज़ों का इंटेंस रिवीजन और चीज़ों को सीखना। जिनके एग्जाम बाद में हैं तो वो एक एक बार एक्स्ट्रा रिवाइज करेंगे चीज़ों को, और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ओके, ख्याल रखिए, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं साथ ही कल की क्लास में, थैंक यू। और लेकिन नाम फतेह करना है, याद रख लेना, वो टारगेट सारे अचीव करने हैं। ओके, थैंक यू।